नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कौशिक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर एक ऐसा देश जो बेहद ज़्यादा गरीब था, जहाँ पे दंगे होते थे, जहाँ की 80% आबादी अनपढ़ थी, जहाँ पे दंगे हर रोज चलते थे, यहाँ की अधिकांश आबादी ड्रग्स की आदी हो चुकी थी। फिर एक देश ने ऐसा कैसे कर डाला कि मात्र 25 से 30 सालों के अंदर दुनिया के रईस देशों की गिनती में आगे खड़ा हो गया। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया, ठीक वैसा ही सिंगापुर के ऊपर में अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया था। अंग्रेजों ने ठीक सिंगापुर को वैसे ही डील किया जैसे कि भारत को किया था। वो भी वहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर गए थे, जो कि व्यापार करने के माध्यम से थी। जैसे ही अंग्रेजों को पता लगा कि सिंगापुर का जो पोर्ट वाला एरिया है, जो बंदरगाह वाला एरिया है, यहाँ से पूरी दुनिया का 40% व्यापार के हिस्से को कंट्रोल किया जाता है, तो दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया, उसको जौहर के सुल्तान से परचेज कर लिया, यानी कि खरीद लिया। उसके अलावा सिंगापुर इससे पहले मलेशिया का हिस्सा माना जाता था, जो कि था भी। इन दोनों को एक नदी की रेखा अलग करती है। इसके साथ ही आपको बता दें, जब अंग्रेजों को मालूम हुआ कि यहाँ से 40% पूरी दुनिया का व्यापार कंट्रोल किया जाता है, इसके पीछे एक और कहानी थी, जो थी हिंदुस्तान के पश्चिम बंगाल के अंदर में अंग्रेज अफीम उगाया करते थे। अफीम को उगा करके वो बंगाल से लेके उसको सिंगापुर लेके जाते थे, जहां पे उसको प्रोसेस किया जाता था। इस अफीम को प्रोसेस करने के लिए वहां पे चाइनीज लोगों की हेल्प ली जाती थी। अब चाइनीज लोगों के पास में कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, अपनी फैमिली बच्चों से बहुत ज्यादा दूर थे, इसलिए वो ड्रग्स के आदी हो गए थे, अफीम के आदी हो गए थे। बात है सन 1942 की। दोस्तों, 1942 में जापान ने सिंगापुर के ऊपर में अटैक किया, जिसने कि वहां पे ब्रिटिशर्स को हरा दिया, सारे पोर्ट तबाह कर दिए, वहां की इंडस्ट्री तबाह कर दी, वहां के लोगों का शोषण किया गया, वहां पे लूटपाट हुई, वहां का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। ये एक ऐसी हालत हो गई थी करो या मरो वाली। सिंगापुर के पास में कुछ भी नहीं बचा था। ठीक यही वक्त था जहां से सिंगापुर ने खड़ा होकर दिखाया। उसने दुनिया से हेल्प मांगी, किसी ने हेल्प नहीं करी। दोस्तों, सिंगापुर के अंदर में एक इलेक्शन हुआ 1959 के अंदर में, जहां पे ली ने भारी मतों के साथ में जीत हासिल की। दोस्तों, इस नाम को याद रखना, ली यानी कि ली क्वांग यू इसका पूरा नाम है। एक ऐसा नेता था जिसने आज तक भी अपनी मूर्ति पूरे देश में नहीं बनवाई, जिसने किसी भी चीज का कोई क्रेडिट नहीं लिया। ये जानता था कि हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाना है। ली क्वांग यू बचपन से ही जिद्दी थे, बेहद स्मार्ट थे, वेल एजुकेटेड थे। ये जानते थे लोगों को आगे कैसे बढ़ाना है, अपने देश की तरक्की कैसे करनी है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इनको लगता था सिंगापुर कभी भी अकेला आगे तरक्की नहीं कर पाएगा, तो इन्होंने मलेशिया के साथ में टाई अप किया कि हम तुम दोनों एक साथ मिलकर राज करते हैं, पूरे देश को एक यूनाइटेड करके चलते हैं। लेकिन मलेशियाई लोगों को लगा कि सिंगापुर तो पोर्ट वाला एरिया है, क्यों ना इनकी ज्यादातर इनकम को हम लोग खाएं, इनका जितनी भी इनकम होगी उसकी इनकम का 70% तक का रेवेन्यू हम लोग लेकर चले। लेकिन ये सिंगापुर के लोगों को राज नहीं आया, पसंद नहीं आया कि भाई कमाई हम करें और मलेज लोग उसको बैठकर खाएं। तो वहां के लोगों में थोड़ी सी विद्रोह की भावना हुई, तब जाके एक इंडिपेंडेंट सिंगापुर का निर्माण हुआ। दोस्तों, सिंगापुर काफी जमीन का आ चुका था, उसको नहीं पता था ये चारों तरफ से वाटर लॉक कंट्री है। जी हाँ दोस्तों, चारों तरफ से सिंगापुर एक वाटर लॉक कंट्री है, जिसके पास में ना तो कोई इंडस्ट्री थी, ना कोई ज्यादा बेहद इनकम के खास सोर्स थे, और ना ही कोई ऐसे देश के अंदर में खनिज पाए जाते थे। तो ली कुआन यू ने क्या किया, सबसे पहले अपने देश की एजुकेशन पे जोर दिया, जबकि सिंगापुर की 80% आबादी अनपढ़ थी। इस कंडीशन में देश को आगे लेके चलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ली कुआन यू ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का निर्माण करवाया, जबकि वहां पे छोटे से छोटे एरिया में, बड़े से बड़े एरिया में स्कूलों का निर्माण किया। इवन वहां के बच्चों को 100% अटेंडेंस मैंडेटरी कर दी। अगर कोई स्कूल में नहीं आ पाता था तो उस पर फाइन भी लगाना मैंडेटरी समझा। जैसे ही यहाँ पे लोगों का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ, ली कुआन यू ने उसके बाद जोर दिया लोगों को प्रशिक्षण देने का। उनके पास में क्या टैलेंट है, लोगों को लिए आईटीआई जैसे संस्थान खुलवाए, वहां के लोगों को वेल ट्रेंड किया, उनकी स्किल्स पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। इसके बाद ली कुआन यू, दोस्तों इस नाम को याद रखना, ली कुआन यू। ली इतने ज्यादा टैलेंटेड नेता थे, इतने दमदार नेता थे, उनको मालूम था उनका देश कैसे तरक्की करेगा। वो नहीं चाहते थे कि जब तक सारी चीजें ठीक नहीं हो जाए, एक तरीके से उन्होंने डिक्टेटरशिप का भी रोल अदा किया। वो नहीं चाहते थे कि मीडिया या फिर दुनिया का कोई भी लोग उनके बारे में बोल पाए। वो इजराइल की तरक्की से बेहद ज्यादा प्रभावित थे। वो चाहते थे जैसे इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क बन गया, वैसे ही वो सिंगापुर को दुनिया के नक्शे से कुछ हटके दिखाना चाहते थे। दोस्तों, आज दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी एमएनसी सिंगापुर के अंदर में है। सिंगापुर के अंदर में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के एमएनसीज के हेड ऑफिस है। यहाँ की तरक्की इतनी चाक चौबंद तरीके से हो गई है, दिन तो दिन वहां पे रात में भी लोग घूमना पसंद करते हैं। ली कुआन यू चाहते थे कि उनका देश अगर तरक्की करना चाहता है,
जो कि देश बेहद ज्यादा गरीबी से जूझ रहा था, तो उन्होंने अपने देश की साफ सफाई पे बेहद ज्यादा ध्यान दिया। यहाँ तक कि उन्होंने च्युइंगम लगा खाने पर भी बैन लगा दिया। कोई च्युइंगम खा अगर पब्लिक प्रॉपर्टी में खाता भी था तो उसमें बेहद ज्यादा फाइन लगा दिए गए। इसके अलावा ली कुआन यू ने वहां पे देखा गरीबी, अधिकांश जो पब्लिक थी वो गरीबी रेखा के अंदर में जी रही थी, तो ली कुआन यू ने क्या किया, वहां की पब्लिक प्रॉपर्टी को खरीद डाला। जी हाँ दोस्तों, ली कुआन यू ने वहीं के लोगों की, अपने देश की प्रॉपर्टी को खरीदा और उस प्रॉपर्टी को खरीद के उस पर अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छे मकान, दुकान बना के लोगों को प्रोवाइड कराई। शुरू में लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आई, लेकिन जैसे ही ली कुआन यू ने ये करना शुरू किया, लोगों को धीरे धीरे चीजें समझ में आ गई। ली कुआन यू ने सब उसके बाद में वहां से गरीबी खत्म करी। आज के डेट में सिंगापुर के अधिकांश लोगों के पास में अपना घर है। मात्र 2021 और 22 के अंदर में 600 लोग सिर्फ रोडों पे सोते हुए दिखाई दिए। आप सोच भी नहीं सकते एक देश के अंदर में केवल 600 लोग रोड पर सोते हो। वो भी वो लोग हैं जो कि बाहर से आकर बसे हुए हैं, इलीगल तरीके से आकर वहां पे रुके हुए हैं। इसके अलावा हम आपको बताते हैं एक देश कैसे तरक्की करता है। इन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे पूरा जोर दिया, इन्होंने साफ सफाई पे पूरा जोर दिया, लोगों को स्किल्ड बनाने पे जोर दिया। दोस्तों इसके अलावा वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी ड्रग्स की, अफीम की। जैसा कि हमने बताया था, ब्रिटिशर्स कलकत्ता में आके अफीम, ओपियम का उत्पादन करते थे और इस चीज को सिंगापुर में ले जाकर प्रोसेस करते थे ताकि वो अपने बिजनेस को डेवलप कर सके। तो ली कुआन यू ने क्या किया, वहां से ड्रग्स की प्रॉब्लम को खत्म किया। जो लोग ड्रग्स बेचते थे या फिर उससे ताल्लुकात रखते थे उनको सजाएं देनी शुरू किया। इवन लोग नहीं मानते थे तो उनको मौत का दंड भी देना शुरू कर दिया। इवन इसके बाद भी लोग नहीं सुधरे थे, जो लोग उसका उपयोग कर रहे थे, जो ओपियम को यानी कि अफीम को कंज्यूम कर रहे थे, तो उनको भी सजा देनी स्टार्ट किया। धीरे धीरे ये देश ड्रग्स की लत से मुक्त होता चला गया। अब थी जरूरत तो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर में अपने देश को, अपने देश के मैप को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने का। दोस्तों एक देश में तरक्की तब आती है जहाँ पे नौकरशाही खत्म हो जाए, जहाँ पे करप्शन खत्म हो जाए, जिस देश में आके दुनिया की कंपनियां आसानी से आके व्यापार कर सके, वहां पे अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज को स्थापित कर चुके। तो ली कुआन यू ने क्या किया, सभी पेपर वर्क यानी कि मिनिमम पेपर वर्क कर दिया, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, वन विंडो सिस्टम कर दिया। कोई भी कंपनी आए अब किसी को आरटीआई ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी अगर आपने देखा जाए तो किसी भी पटवारी या तहसीलदार के पास में जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वन विंडो वन सिस्टम कर दिया। अगर आपको वहां पे कोई भी फैक्ट्री खोलनी है तो आपको बस एक एप्लीकेशन देनी है, उस एप्लीकेशन को एक ही ऑफिसर प्रोसेस कर देगा और इवन आपके हाथ में अप्रूवल भी लाके दे देगा। तो ये थी वहां की तरक्की। ली कुआन यू ने एक कंडीशन रखी, अगर हमारे देश में कोई भी व्यापार करना चाहता है, कोई भी कंपनी बिजनेस करना चाहती है, तो आपको अगले 10 साल तक कोई भी टैक्स नहीं देना। जी हाँ दोस्तों, आप ये सोच भी नहीं सकते, अगर किसी एक कंपनी का बिजनेस 100 करोड़ का है और उसका साल का टैक्स मान लीजिए 10 करोड़ रुपए बनता है, आपको अगले 10 साल तक 1 रुपया टैक्स भी नहीं देना। इससे क्या किया, हुआ ये कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की आंखें खुली, उन्होंने सिंगापुर में अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेस लगाने शुरू कर दिए। आज के डेट में दुनिया के सबसे बड़े और एमएनसी कंपनी के ऑफिसेस और कॉर्पोरेट ऑफिसेस सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर में है। दोस्तों इसी तरीके से ली कुआन यू ने अपने पूरे देश के अंदर में रेड कॉर्पोरेट बिछा दी ताकि पूरी दुनिया के लोग आए वहां पे आके बसे और वहां की संस्कृति को समझे, वहां की सभ्यता को समझे। इतना ही नहीं, ली कुआन यू ने वहां के सिस्टम में एक ऐसी भी प्रणाली लाके खड़ी करी, अगर आप किसी दूसरे धर्म से ताल्लुकात रखते हैं तो आपके धर्म को इज्जत दी जाएगी, आपके धर्म को वैल्यू दी जाएगी, आपके धर्म को समझा जाएगा। फिर क्या था, वहां पे पूरी दुनिया के अलग अलग धर्मों के अलग अलग कम्युनिटी के लोग आके भारी संख्या में आके बसे। रीजन भी ये था, अगर कोई भी इंसान हमारे देश से छोड़कर दूसरे देश में जाता है तो एक नॉर्मल इंसान नहीं होता, वो एक क्रीम इंसान होता है। ली कुआन इस बात को जानते थे, अगर हमारे देश में कोई भी इंसान आके बसेगा तो एक नॉर्मल इंसान नहीं होगा, वो अपनी जेब में पैसे लेकर आएगा और उस पैसे को हमें कैसे यूज करना है, उन लोगों को इज्जत कितनी देनी है, उन लोगों को समझना कैसे है। बस क्या था, ली कुआन यू ने अपने एजुकेशन सिस्टम में, कॉर्पोरेट सिस्टम में, इवन गवर्नमेंट सिस्टम में ये अलाउ कर दिया, हम सभी धर्मों को, लोगों को समझेंगे, उनके धर्म को इज्जत देंगे। यहाँ तक कि वहाँ के स्कूल में कोई भी फंक्शन या कोई भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग, मान लीजिए अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं सिख समुदाय की ड्रेस पहन के जाऊंगा ताकि मैं सिख समुदाय को और भी ज्यादा करीब से जाके समझ सकूं। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई बौद्ध धर्म का इंसान है तो बौद्ध धर्म का इंसान क्रिश्चियन लोगों की ड्रेस पहन के आएगा और क्रिश्चियन लोगों को समझेगा। ठीक वैसे ही अदर धर्म के लोग मुस्लिम धर्मों की लोगों की ड्रेस पहन के आएंगे और मुस्लिम धर्म के भी लोग अदर लोगों के कल्चरल की ड्रेस पहन के आएंगे। इससे हुआ क्या, वहां पे दंगे खत्म हो गए। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, यहाँ पे दंगे चलते थे, कम्युनियल कम्युनिकेशन और कम्युनिटी डिस्प्यूट बहुत ज्यादा था। इस तरीके से वहां का कम्युनिटी डिस्टर्बेंस खत्म हो गया। दोस्तों देखते ही देखते ये देश आज रातों रात तरक्की कर रहा है। ये देश पूरी दुनिया के मामलों में, बहुत सारे मामलों में
इवन सही तरीके से कहा जाए तो ये एशिया का नंबर 1 कंट्री है। साफ सफाई के मामले में, तरक्की के मामले में, इनकम के मामले में यहाँ से गरीबी ना के बराबर ही बची है। ऑलमोस्ट पूरी गरीबी इस देश ने खत्म कर दी। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश ने 25 से 30 सालों के अंदर में किया। दोस्तों, ली कुआन यू ने अपने आप को कभी भी क्रेडिट नहीं दिया। ली कुआन यू ने समझा कर देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले करप्शन को खत्म करना है। करप्शन कैसे खत्म होगा? वहां के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, वहां के जितने भी नौकरशाही तबके के लोग हैं, दोस्तों ली कुआन यू ने सभी गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी इतनी बढ़ा दी कि इनको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही किसी से रिश्वत लेने की जरूरत पड़ी। अगर आज की बात हम करें तो ली कुआन यू के प्रधानमंत्री सिंगापुर के प्रधानमंत्री की सैलरी आज की डेट में इतनी है जितना कि अमेरिका के राष्ट्रपति की भी नहीं है। तो ये ली कुआन यू के कुछ हार्डकोर स्ट्रॉन्ग रूल्स थे जिसकी वजह से सिंगापुर इतनी तरक्की कर पाया। सिंगापुर को एक टैक्स फ्री पोर्ट बना के रख दिया ताकि कोई भी जहाज यहाँ पे आके रुके तो उनको टैक्स ना देना पड़े। टैक्स ना देने की वजह ये थी, अगर एक शिप पे 100 लोग रहते हैं, एक शिप ज्यादा से ज्यादा हमें कितना 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 इतना टैक्स दे सकता है। लेकिन ली कुआन यू ने क्या किया? पूरे के पूरे पोर्टों को फ्री करके रखा, नए नए पोर्ट डेवलप करके रखे। हमारे देश के किसी भी कोने पे आके किसी भी कंट्री का जहाज रुक सकता है ताकि उन शिप के अंदर में जितने भी लोग आके रुके हुए वो यहाँ पे आके खाएंगे, परचेसिंग करेंगे। इससे हमारे लोगों की, जो सिंगापुर के जितने भी गरीब लोग हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी। उनकी इनकम बढ़ेगी तो देश की इनकम बढ़ेगी, पोर्ट और ज्यादा डेवलप होंगे। दोस्तों, सही मायने में ली कुआन यू एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे। ऐसी ही स्टोरी अगर हम आपको बताएं, सिंगापुर ने इतना ज्यादा पैसा कमा लिया है कि ये पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ चुका है। दोस्तों, अगर बात कर रहे हैं हम कमाई की, तो पैसे की शुरुआत कैसे हुई? पैसा कब बना, किसने बनाया? जबकि धरती पे इंसान तो एक आदि मानव के रूप में आया था और यहाँ पे सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी। नेचर से हम ही लोग लेकर खाते थे, कोई फ्रूट हो, सब्जी हो, या हमें जिस भी चीज की जरूरत हो हम नेचर से ही लेकर खाते थे। लेकिन फिर भी पैसे का निर्माण कैसे हुआ? ये पैसा हमारे बीच कहाँ से आ गया? अगली स्टोरी हमारी पैसे के ऊपर होगी। पैसे का निर्माण कैसे हुआ और ये मनी पूरी दुनिया के अंदर आज कैसे काम कर रही है। बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसी और मजेदार स्टोरीज के लिए।